ऑपरेशन अटलांटा यूरोपीय संघ का एक नेवल ऑपरेशन है जिसका कार्यकाल फरवरी 2027 तक बढ़ाया गया है। ऑपरेशन अटलांटा मुख्य रूप से पश्चिमी हिंद महासागर और रेड सी के लिए है। इसकी शुरुआत 2008 में सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती को रोकने के लिए हुई थी। अब इसका काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जहाजों की रक्षा, ड्रग तस्करी और अवैध मछली पकड़ने वालों पर नजर रखना भी है। इसके अलावा मई 2025 में भारतीय नौसेना के साथ इसकी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज भी प्रस्तावित है जिसका उद्देश्य समुद्री डकैती की रोकथाम करना है। पिछले साल रेड सी में हूती विद्रोहियों की गतिविधियों के कारण समुद्री डकैती फिर से बढ़ गई है और अटलांटा ऑपरेशन 48 से 72 घंटे में जवाब देने की क्षमता रखता है। यूके में पहली बार एक महिला ने डोनेटेड वूम्ब से एक बच्चे को जन्म दिया है जिसमें यूटेराइन ट्रांसप्लांट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल कुछ महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती क्योंकि उनका गर्भाशय नहीं है या काम नहीं करता। उनके लिए अब यूटेराइन ट्रांसप्लांट तकनीक एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। ये सर्जरी उन महिलाओं के लिए है जिनका जन्म से गर्भाशय नहीं है या जिन्हें किसी बीमारी या कैंसर के कारण हिस्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस हटवाना पड़ा है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि यूटेराइन ट्रांसप्लांट अस्थायी होता है और आमतौर पर 1 या 2 गर्भधारण के बाद हटा दिया जाता है। भारत में पहला यूट्रस ट्रांसप्लांट 2017 में पुणे में हुआ था। अब तक 100 से ज्यादा ट्रांसप्लांट हुए हैं और 50 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है। इसकी सफलता दर 74% है। भूटान अब ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग पर काम कर रहा है जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। ये माइनिंग पूरी तरह से हाइड्रोपावर से की जाएगी जिससे इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी का मतलब है कि इसे कोयले या तेल जैसी चीजों से नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे पानी, हवा या सोलर एनर्जी से माइन किया जाता है। ये पहल भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल के अनुरूप है जो पर्यावरणीय संतुलन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस्ड है। इसके जरिए भूटान ग्रीन डिजिटल फाइनेंस का ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे देश की पावर क्षमता का बेहतर उपयोग होगा और युवाओं के बाहर जाने की दर भी कम हो सकती है। यह कदम आर्थिक विविधता और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलता है। इसरो ने हाल ही में PSLV रॉकेट के लिए इंडिजिनस सैटेलाइट नोजल डाइवर्जेंट का सफल परीक्षण किया। यह नोजल डाइवर्जेंट रॉकेट का वो हिस्सा होता है जो एग्जॉस्ट गैस को तेजी से बाहर निकालता है जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। यह हिस्सा 1100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और दबाव सहता है। पहले इसमें कोलंबियल C103 नामक मेटल इस्तेमाल होता था जिसका इंपोर्ट किया जाता था। अब इसरो ने खुद स्टेलाइट नामक नया धातु मिश्रण तैयार किया है जिसमें कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन और आयरन होते हैं। यह नया नोजल तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में डेवलप किया गया। इससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी, लागत में 90% तक की बचत होगी। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगा। क्रॉप यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस तकनीक से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। जैसे इसने रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं उत्पादन 122.724 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया। यह प्रणाली इसरो द्वारा विकसित की गई है और यह सैटेलाइट के जरिए फसल की बुआई और कटाई की निगरानी करती है। इसमें EOS-04, EOS-06 और रिसोर्स सेट 2A जैसे सैटेलाइट से ली गई ऑप्टिकल और रडार इमेजरी का प्रयोग हुआ है। यह प्रणाली 5x5 किलोमीटर क्षेत्र में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। इसमें फसल की स्थिति, बुआई की तारीख और क्षेत्र का सटीक आकलन किया जाता है। साथ ही यह तकनीक खाद्य भंडारण, सूखा, बाढ़ या कीट जैसे संकटों में उपयोगी साबित होती है। चीन ने एक नए हाइड्रोजन बेस्ड विस्फोटक का सफलतापूर्वक टेस्ट किया जो ट्रेडिशनल TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन से 15 गुना ज्यादा समय तक जलता है। यह विस्फोटक 2 किलोग्राम वजनी है और इससे निकलने वाली आग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंचती है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड नामक पदार्थ का उपयोग होता है जो विस्फोट के बाद हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और लगातार जलता रहता है। यह तकनीक टारगेट किए गए इलाकों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है जिससे दुश्मन की गतिविधियां रुक जाती हैं। इसका उपयोग सैन्य ठिकानों, पुलों या ईंधन डिपो को निशाना बनाने में किया जा सकता है। चीन अब इसका मास प्रोडक्शन कर रहा है। यह पहल चीन की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को सैन्य क्षेत्र में अपनाने की रणनीति का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने मेथानोब्रेविबैक्टर इंस्टेंस्टिनी नाम की एक आर्किया आर्किया प्रजाति की खोज की है जो इंसानों की आंत में पाई गई है। दरअसल आर्किया एक अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो बैक्टीरिया से अलग होते हैं। इन्हें आजकल गट माइक्रोबायोम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा मेथानोब्रेविबैक्टर स्मिथियाई
का एक नया वेरिएंट भी मिला है जो फॉर्मिक एसिड बनाता है और आंत में दूसरे सूक्ष्म जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकता है। भविष्य में इस तरह के सूक्ष्म जीवों को आइसोलेट करके स्टडी की जा सकती है ताकि पर्सनलाइज्ड माइक्रोबायोम मेडिसिन बनाई जा सके। भारत में लिवर हेल्थ को लेकर हील्ड यानी हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन पहल शुरू हो गई है। इसका मकसद लोगों को लिवर रोगों और अल्कोहल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। यह पहल लिवर की जांच, जल्दी इलाज, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और कम्युनिटी आउटरीच पर आधारित है। इसके अलावा हील्ड पहल अल्कोहल पर निर्भरता से जुड़ी सामाजिक शर्म को भी कम करने का प्रयास करती है, जिससे सही समय पर इलाज मिल पाता है। इसमें नीतियों में सुधार की बात भी शामिल है ताकि लिवर केयर बेहतर हो सके। ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज इस पहल के जरिए देश भर में लिवर हेल्थ को लेकर नेतृत्व कर रहा है। इसमें ऑर्गन डोनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने इको फ्रेंडली नेचर को लेकर मोरा टर्म खबरों में रहा है। मोरा बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले बांस के कंटेनर होते हैं जो बांस की पट्टियों से बनाए जाते हैं। इन्हें कभी कभी मिट्टी और गोबर से लेपकर गर्मी और नमी से बचाव के लिए तैयार किया जाता है। इनमें नीम के पत्ते या राख जैसे प्राकृतिक रिपेलेंट्स का उपयोग कीटों से रक्षा के लिए होता है। मोरा पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं और स्थानीय संसाधनों से बनते हैं। इससे ये इको फ्रेंडली होते हैं और सस्ते होते हैं। इनका डिजाइन प्राकृतिक रूप से तापमान और नमी को नियंत्रित करता है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। ये परंपरा सस्टेनेबिलिटी, कम लागत और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देती है और सदियों पुराने कृषि ज्ञान को सहेजती है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मूनलाइट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी विकसित की है जो रात, बादलों और बारिश में भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। यह तकनीक रेडिएटिव कूलिंग प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसमें पृथ्वी की हीट रात में अंतरिक्ष में चली जाती है। इसमें थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर को सोलर पैनल से जोड़ा जाता है जो पैनल और हवा के तापमान में अंतर से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यह LED सेंसर और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले छोटे डिवाइसेस चला सकता है। साथ ही इसे पुराने सोलर पैनल सिस्टम में आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह बैटरी पर निर्भरता को कम करेगा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। यह तकनीक दूर दराज और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का समाधान बन सकती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। यह शहर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से 2700 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करेगा। यह प्रोजेक्ट 217 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी लागत करीब 65,000 करोड़ रुपए आकी गई है। अमरावती में सभी सरकारी इमारतों में रूफटॉप सोलर पैनल अनिवार्य होंगे। इसके अलावा शहर का सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रिक बस और अमरावती मेट्रो पर बेस्ड होगा। पार्क, स्कूल और अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अमरावती का लक्ष्य 2050 तक फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता खत्म करना है। चीन 24 अप्रैल यानी कल शाम को शेंझोउ 20 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चाइनीज स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस साइंस, एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस डेब्रिस प्रोटेक्शन डिवाइस और अन्य उपकरणों को चाइनीज स्पेस स्टेशन पर इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ जीवों को भी भेजा जाएगा ताकि लाइफ साइंस से जुड़े प्रयोग किए जा सकें। यह मिशन चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक शोध की दिशा में एक बड़ा कदम है। टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर विकसित किया है जो सरसों की पैदावार को 30 से 40% तक बढ़ा सकता है। यह एक नैनो फॉर्मुलेशन है जिसे पौधों पर स्प्रे के रूप में छिड़का जाता है। यह प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया की मदद से पौधों को पोषक तत्व देता है। इससे उत्पादन 3.7 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकता है और ऑयल कंटेंट 28 से 30% तक बढ़ता है। यह पारंपरिक सल्फर की आधी मात्रा में ही बेहतर असर दिखाता है, जिससे इनपुट कॉस्ट भी घटती है। इसके अलावा नैनो सल्फर 90 से 100% तक अवशोषित होता है, जबकि पारंपरिक रूपों में यह केवल 10 से 15% तक ही एब्जॉर्ब होता है। नैनो सल्फर मिट्टी में आसानी से बहता भी नहीं है, जिससे पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती। यह ग्रीन फार्मिंग को बढ़ावा देता है और बिना किसी रेगुलेटरी अड़चन के GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का विकल्प भी बन सकता है। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। इसके लिए 28 अप्रैल 2025 से नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS शुरू किया जाने वाला है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लाया गया है और इसे CDAC ने विकसित किया है। यह सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए सुविधाएं आसान बनाएगा। हर लाभार्थी को पैन नंबर से जोड़ा जाएगा ताकि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। भारत कोष से जुड़कर रियल टाइम पेमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। भुगतान से पहले पात्रता की जांच भी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़े। कार्ड ट्रांसफर, कैटेगरी अपडेट जैसे काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। हर स्टेप्स पर
SMS और ईमेल अलर्ट मिलेगा ताकि फिजिकल फॉलोअप की जरूरत ना हो। ये बदलाव CGHS सेवा को तेज, पारदर्शी और डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनाएगा। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर प्रोजेक्ट सीक्योर नामक एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका मकसद समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है ताकि क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके। इस प्रोजेक्ट में सी वाटर को एक यूनिट में भेजा जाता है जहां उसे एसिडिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसमें घुला कार्बन गैस में बदले और उसे कैप्चर किया जा सके। ये कार्बन कोकोनट हस्क जैसे सस्टेनेबल मटेरियल से स्टोर किया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर दुनिया भर का सिर्फ 1% समुद्री जल प्रोसेस किया जाए तो हर साल 14 बिलियन टन CO2 हटाया जा सकता है। हालांकि इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है जो अगर रिन्यूएबल सोर्स से न मिले तो पर्यावरण को नुकसान भी हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को समुद्र की एसिडिफिकेशन समस्या को भी समझने की दिशा में अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की जान गई। इसके बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम SVES को रद्द कर दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस स्कीम के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। यानी पहले से जारी सभी वीज़ा अमान्य हो गए हैं। आपको बता दें कि SVES 1992 में शुरू की गई एक विशेष स्कीम थी जिसके तहत जज, सांसद, पत्रकार, खिलाड़ी, बिजनेसमैन जैसे 24 श्रेणियों के लोगों को सार्क देशों के बीच बिना वीज़ा की यात्रा की अनुमति थी। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भी देश छोड़ने का आदेश दिया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और सिंधु जल संधि को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भारत में पहली बार स्वदेशी तकनीक से बने HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट्स लॉन्च किए गए हैं जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में मदद करेंगे। ये किट्स बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए गए हैं। इनका परीक्षण WHO के साथ मिलकर किया गया है। ये RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड किट्स हैं। यह तकनीक किसी वायरस के RNA को DNA में बदलकर उसकी मौजूदगी को पहचानने के लिए प्रयोग की जाती है। भारत में दुनिया की 25% मौतें सर्वाइकल कैंसर से होती हैं। अब तक इस्तेमाल होने वाले विजुअल इंस्पेक्शन विद एसेटिक एसिड टेस्ट VIA और पैप स्मीयर टेस्ट यानी पैप स्मीयर महंगे और कम सटीक हैं। इसलिए WHO ने सभी देशों को HPV टेस्टिंग किट्स अपनाने की सलाह दी है। इसमें साल 2030 तक 70% महिलाओं की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 का हिस्सा है। इसका मकसद कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE हर उद्योग के लिए प्रति टन उत्पादन पर होने वाले CO2 एमिशन के हिसाब से लक्ष्य तय करेगा। जो कंपनियां तय लक्ष्य पूरा नहीं करेंगी उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा जो क्रेडिट के औसत बाजार मूल्य का दोगुना होगा। यह पहल भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 के अनुरूप है और कार्बन ट्रेडिंग बाजार को मजबूत करेगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 प्रोग्राम को लेकर अपना वक्तव्य जारी किया जिसका मकसद भारत के सनराइज सेक्टर, स्टील सेक्टर और उनकी संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करना है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने तय किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में सिर्फ मेड इन इंडिया स्टील का उपयोग होगा। अब भारत खुद हाई ग्रेड स्टील बना रहा है जो पहले आयात किया जाता था। PLI स्कीम और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इस दिशा में मदद कर रहे हैं। कोकिंग कोल, निकल और मैग्नीज के लिए आत्मनिर्भर बनने पर जोर है। इसके अलावा स्टील उत्पादन को बढ़ाने के लिए AI, ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग और कोल गैसिफिकेशन जैसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है ताकि भारत ग्लोबल स्टील हब बन सके और नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभरे। गोनोरिया के इलाज में अब एक नई मेडिसिन गेपोटिडासिन आई है। यह एक ओरल एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के DNA बनने की प्रक्रिया यानी DNA रेप्लिकेशन को रोकती है। जब कोई बैक्टीरिया शरीर में फैलता है तो वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने DNA की कॉपी बनाता है। गेपोटिडासिन इस प्रक्रिया को बीच में ही रोक देती है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और संक्रमण ठीक हो जाता है। इस मेडिसिन से बॉडी के पुराने संक्रमण भी ठीक हो सकते हैं। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है यानी STI है जो नाइसीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है और अक्सर गोनोरिया से पीड़ित महिलाओं में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते।
जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ हिंसा यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस के बीच गहरा संबंध देखा जा रहा है। यूएन स्पॉटलाइट रिपोर्ट बताती है कि हर 1 डिग्री सी तापमान बढ़ने पर घरेलू हिंसा करीब 4.7% बढ़ती है। यानी जलवायु आपदाएं, विस्थापन और गरीबी महिलाओं की असुरक्षा को बढ़ा रही हैं। 2023 में 93.1 मिलियन लोग जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए और 423 मिलियन महिलाओं ने आईपीवी का सामना किया। हीट वेव में फेमिसाइड यानी किसी महिला की हत्या करना केवल इसलिए क्योंकि वो महिला है 28% तक बढ़ा। गरीब, आदिवासी और दिव्यांग महिलाएं सबसे ज्यादा खतरे में हैं। रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीका में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर आईपीवी 3 गुना तक हो सकती है, लेकिन अगर वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तो लाखों महिलाएं बच सकती हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में BBNJ यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन संधि पर बैठक की गई। यह संधि समुद्र की जैव विविधता की रक्षा के लिए बनी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अंक्लॉस का हिस्सा है। इसका मकसद समुद्री आनुवंशिक संसाधनों यानी मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का न्याय संगत बंटवारा और हाई सीज गतिविधियों पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को अनिवार्य बनाना है। यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होती है जो 200 नॉटिकल मील की राष्ट्रीय सीमा से बाहर है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 1.44% हाई सीज क्षेत्र ही सुरक्षित हैं, जबकि गहरे समुद्र में खनन, मछली पकड़ना और प्रदूषण जैसी गतिविधियां बिना सख्त नियमों के जारी हैं। अब तक सिर्फ 21 देशों ने इसे मंजूरी दी है, जबकि इसे लागू करने के लिए 60 देशों के रेटिफिकेशन की जरूरत है। भारत ने भी संधि पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय जीरो मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 शुरू किया है। इसका लक्ष्य 2026 तक भारत से मीजल्स और रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को पूरी तरह खत्म करना है, जिसके लिए एक्ट नाउ रणनीति के तहत सामुदायिक भागीदारी के जरिए संक्रमण को रोका जाएगा। यह अभियान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका मकसद सभी जिलों में 95% से ज्यादा टीकाकरण कवरेज को हासिल करना है। आपको बता दें कि भारत को 2024 में मीजल्स और रूबेला चैंपियन अवार्ड भी मिला है। इंडियन सिविल सोसाइटीज ने भारत सरकार से क्लोरपाइरिफॉस पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो कपास, धान, मक्का जैसी फसलों में यूज होता है। यह मस्तिष्क की नसों पर असर डालता है और बच्चों में IQ घटाने, याददाश्त कमजोर करने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। यह रसायन वातावरण में लंबे समय तक रहता है और हजारों मील दूर तक फैल सकता है। यह मधुमक्खियों और जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया के 40 से अधिक देशों ने इसे बैन किया हुआ है, लेकिन भारत में यह अब भी इस्तेमाल होता है। ग्लोबल लेवल पर रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के व्यापार में पूर्व सूचित सहमति यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी है, जबकि स्टॉकहोम कन्वेंशन इस तरह के खतरनाक रसायनों को खत्म करने की बात करता है। भारत में मस्क डियर यानी कस्तूरी हिरण के संरक्षण की हालत चिंताजनक है। यह प्रजाति IUCN के अनुसार संकटाग्रस्त यानी इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित है। फिर भी जू में इसका कोई प्रजनन कार्यक्रम नहीं चल रहा। CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि कस्तूरी हिरण की प्राकृतिक आवास में आबादी का कोई ताज़ा अनुमान नहीं है। इसके अलावा चीन ने हिरण को बिना नुकसान पहुंचाए कस्तूरी निकालने की तकनीक विकसित कर ली है, जबकि भारत में प्रजनन के लिए शुद्ध नस्ल तक नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ अधिक फंडिंग, जीनोमिक रिसर्च और सही डेटा की मांग कर रहे हैं।